गारमेंट इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट सच में है या सिर्फ दिखावा है? जो इंडस्ट्री हिंदुस्तान की 33% जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हो, उसमें कैसे आप बोल सकते हो कि उसमें मुनाफा नहीं है? बिजनेस में साइकोलॉजी ट्रिक्स काफी काम करती यस, बिजनेस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी. हाउ डू यू रीड पीपल? है। टेक्नोलॉजी में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका ये सभी प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट में, जो गारमेंट इंडस्ट्रीज को लगभग कह सकते हैं खा गए। ये कभी भी इंडियन मार्केट को नहीं खा पाएंगे, और खास करके कपड़ा मार्केट में, क्योंकि यहाँ इतनी सारे प्रांत हैं और इतने प्रांतों के इतने सारे अलग अलग कपड़े हैं. किस किस का प्रांत का कपड़ा लाओगे? और मान लो तुम सब कुछ ले भी आए तो भी यहाँ लेडीज की जो मेंटालिटी है वो ट्रायल करके लेने की है. आज की यूथ के लिए कपड़ा इंडस्ट्रीज में प्रोग्रेस मंत्र क्या हो सकता है? इस इंडस्ट्री को देखने का नज़रिया होना चाहिए. टेक्सटाइल को टेक्सटाइल के रूप में ना देख के इसको टेक्टाइल के रूप में देखना चाहिए. टेक्टाइल मतलब टेक्नोलॉजी. जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आप टेक्टाइल बनोगे, और जितना आप टेक्टाइल बनोगे उतना आप सक्सेस होगे. वो प्रोग्रेस मंत्र है. आज का एपिसोड अनकंफर्टेबल होने वाला है. ये पॉडकास्ट फैशन, ब्रांडिंग और शोरूम की बात नहीं करेगा. ये बात करेगा ग्राउंड रियलिटी, जहाँ प्रॉफिट से ज़्यादा प्रेशर होता है और सक्सेस से ज़्यादा स्ट्रगल. अगर आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एपिसोड आपको मोटिवेट भी करेगा और डराएगा भी. वेलकम टू SB टॉक्स ऑन द रियल साइड ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री. फैशन इंडस्ट्री दिखती स्टाइलिश है, पर इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज मिस्टर दिनेश अग्रवाल जी से हम पूछेंगे वो सवाल जो नॉर्मली अवॉइड किए जाते हैं. तो वेलकम दिनेश जी, एंड थैंक यू सो मच हमारे SB टॉक्स पॉडकास्ट पे आने के लिए. अरे भाई जी जैसे कि आप धुरंधर माने जाते हैं गारमेंट इंडस्ट्री के, और जैसे मैं बचपन से आपको जानते आ रहा हूँ, तो काफ़ी आप गारमेंट्स के क्लोज रहे हो, और आप फादर से आपके फादर भी कर रहे थे, आपने पूरा इसी इंडस्ट्रीज़ को आपने कैरी ऑन किया. तो काफ़ी सवाल हैं मेरे भी और हमारे ऑडियंस के भी जो गारमेंट से रिलेटेड है, और हम यूथ को भी कुछ बताना चाहते हैं कि भाई गारमेंट इंडस्ट्रीज कैसी है, क्योंकि जो बाहर से दिखाया जाता है कुछ अलग होता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग होती है. तो हम वो ग्राउंड रियलिटी हम आपसे जानना चाहते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने गारमेंट बिजनेस कब स्टार्ट किया था और किस तरीके से स्टार्ट किया था? देखिए, ये जो गारमेंट बिजनेस है, जिसको टेक्सटाइल बिजनेस बोलेंगे, वो हमारा पुश्तैनी धंधा है. वो ये मानकर चलिए कि हमारी फर्म का नाम लालूमल खलीराम पड़ता है. तो खलीराम जी इज़ माई फादर्स ग्रैंडफादर, और लालूमल जी हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे. तो हमें ये चीज़ खून में मिली है, और धीरे धीरे यही खून में जो चीज़ मिली थी वो जुनून में आ गई. तो फिर और मुझे इसमें बड़ा पसंद था. मेरी पहली आदत ये हुआ करती थी कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं या किसी भी जगह जाऊं तो कपड़ों को हाथ लगा के देखने की मेरी आदत थी, और धीरे धीरे वही चीज़ को मैंने अपना कैरियर बना लिया. तो शुरुआत में सबसे बड़ी गलती क्या रही होगी आपके बिजनेस में? गलती तो कैसे बताऊं? गलती तो या तो तुम सीखते हो या कुछ करते हो. गलती जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है. ऊपर वाले ने अगर डिसाइड किया कि उसको तुम्हें कुछ सिखाना है तो वो थोड़ा सा पथरीला रास्ता भी हो सकता है. सारे रास्ते एकदम सपाट सड़क की हाईवे की तरह नहीं मिलते हैं. पथरीले रास्ते पे सीखता ज़्यादा है आदमी. तो मैं ये कह सकते हैं कि जो गारमेंट का बिजनेस है उसमें कोई फिक्स फार्मूला नहीं है. ये फार्मूला आपने सीख लिया, नहीं, अपने बिजनेस पे अप्लाई कर. नहीं, देयर आर नो सेट रूल्स फॉर गारमेंट इंडस्ट्री. हर आदमी अपना रास्ता बनाता है, और बनाया है लोगों ने. सही. आज जो गारमेंट बिजनेसमैन जो लोग नया आने चाहते हैं, जो अपना बिजनेस या कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या समझना चाहिए? देखो, गारमेंट इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएटिव हो या आप मार्केटिंग में क्रिएटिव हो. आप दोनों में से एक में भी अगर क्रिएटिव है ना तो आपका काम चल जाएगा. और अगर दोनों में क्रिएटिव है तो सोने में सुगंध वाली बात है. मतलब आपको सोचना है, नया सोचना है, एंड विद द टाइम्स सोचना है. आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि आपके 80% काम टेक्नोलॉजी से हो जाएंगे. वो ज़माने चले गए जब एक ब्लॉक को हाथ से बैक रख के टीचा जाता था, और तब जाके वो 2 दिन में बनते थे.
आज वही ब्लॉक लकड़ी का मशीन के नीचे रखने से आधे घंटे में तैयार हो जाता है। तो जब इतनी फैसिलिटी और इतना टाइम का सदुपयोग करने का मौका मिला है, तो मेरा ये मानना है कि इस एरा में जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग बहुत ही ब्लेस्ड है। आज गारमेंट बिजनेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, जोश और जुनून होना चाहिए। तो एक चीज़ ये था कि मैं जानना चाहता, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो पहले ट्रेडिशनल काम होते थे, जैसे भी हाथ, सब चीज़ें हाथ से होती थी, मशीन्स इतने नहीं थे, तो पहले प्रॉफिट ज़्यादा था कि आज जो मशीन्स आने के बाद प्रॉफिट बढ़ा है? अभी ही बढ़ेगा साहब। द मोर द टर्नओवर द मोर द प्रॉफिट, ये एक सनातन सत्य है। और टर्नओवर ये भी डिपेंड करना है सेल्स पे। अभी अगर आपका बिक्री इतनी नहीं है तो आप कितना प्रॉफिट कर पाओगे? नहीं, पर उसके लिए तो कोशिश तो करनी होगी ना। बैठे बिठाए तो क्या होगा? या तो तुम्हारी क्रिएटिविटी इतनी दमदार हो कि लोग तुम्हारे घर तक माल लेने आवे, या तुम्हारी मार्केटिंग ऐसी दमदार हो कि तुम उन तक पहुंच जाओ। सही। और एक चीज़ ये थी कि मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे ग्राउंड रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम है, जैसे आज अगर आपको ऑर्डर मिला है या आप किसी फैशन को आप पकड़ रहे हो कि ये फैशन अभी मार्केट में ट्रेंड में है, तो वो फैशन को अगर आप मैन्युफैक्चर करने जाते हो तो कम से कम 3 से 4 महीने का आपका पीरियड साइकिल रहता है। तो वो साइकिल कंप्लीट करते करते जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जैसे ड्रेस या गारमेंट्स का मार्केट में आता है, तब तक अगर उसका वैल्यू डाउन हो गया या फिर वो फैशन आउटडेटेड हो गया, तो उस केस में क्या किया जाता है? देखिए, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। नफा नुकसान इसी को बिजनेस बोलते हैं, वरना नौकरी अच्छी। हाँ, सही। तो कभी फैशन आउट हो जाती है तो कभी फैशन इन भी तो होती है। सकारात्मक रहोगे तो इन होएगी, नकारात्मक होगे तो वही फंस गया। पर इसी को अगर हम ध्यान में रखें तो हर बार अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो काफ़ी बिजनेसमैन डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। यार, हम इतना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें इतना स्ट्रगल लगा है, इतना मैन पावर लगा है, इतने रिसोर्स लगे हैं, तो वो सब करने के बाद अगर वो फैशन आउटडेट हो जाता है, आपको लॉस करके उसको सेल करना पड़ता है, तो ऐसा आप कितनी बार सहन करोगे? फिर क्या हो गया? देखो, दो में से एक शब्द होता है हार। या तो तुम्हें पहनने को हार मिलेगा या हार मिलेगी। तो आज हारे, कल हारे, परसों हारे, हारे हारे हारे, एक दिन तो जीत मिलेगी और हार मिलेगा। सही। सर, थोड़ा सच बताइएगा कि गारमेंट इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट सच में है या सिर्फ दिखावा है? जो इंडस्ट्री हिंदुस्तान की 33% जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हो, उसमें कैसे आप बोल सकते हो कि उसमें मुनाफा नहीं है? जीडीपी तो ऑथेंटिक आंकड़ा है, ना मेरा है ना आपका है। हाँ, ये इंडस्ट्री का एक रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपनी फिटनेस पे काम करना होगा। आपको अपनी फिटनेस पे काम करना होगा, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, रोज दिमाग को ब्रश करना होगा, सुबह सुबह दांतों के साथ, बॉडी के साथ आपको अपने दिमाग को भी ब्रश करना है। तब जाके आपको रोज आप कुछ नया कर पाएंगे। आपके दिमाग में एक सुबह में बत्ती जलनी चाहिए, यार आज क्या नया करूं। जरूरी नहीं है कि डिजाइनें बनाने में ही बत्ती जलनी चाहिए। आज किसको बकरा बनाऊं, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार आज इसको ग्राहक बनाना जरूर है अपने ने, चाहे कुछ हो जाए, जेब से पैसे देके भी इसको ग्राहक जरूर बनाऊंगा। तो व्हेन यू वर्क विद पैशन एंड पेशेंस बोथ, तो कामयाबी तो मिलेगी ही। और उसी वजह से ये जो इंडस्ट्री 33% जीडीपी देती है, उसको मैं तो नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर प्रॉफिट नहीं है। हाँ, तो यानी जो लोग गारमेंट्स को बोलते हैं कि इसमें लॉस ज़्यादा है या प्रॉफिट नहीं है, तो उनके लिए सलाह यही हो सकती है कि आप रोज कुछ इनोवेशन करो, मार्केट ट्रेंड को समझो, उसके हिसाब से काम करोगे तो प्रॉफिट देगा। बिल्कुल। नहीं करोगे तो आप उसे बहाना ही बनाते रह जाओगे। समय के साथ तो चलना ही होगा। और एक हमारे बाबूजी हैं जो एक बात कहा करते थे कि जब भी तुम पैसों के लिए काम करोगे और जब भी पैसा तुम्हारा मोटिव होएगा तो पैसा नहीं आएगा, और जब भी तुम कामयाबी के लिए काम करोगे तो पैसा जरूर आएगा। अब जो लोग पैसों की तरफ नजर करके बैठे हैं तो उनको थोड़ी तकलीफ होगी, दुख भी होगा कि मुझे चाहिए थे 50 लाख या 1 करोड़। व्हाई एक्सपेक्ट सो मच? उस एक्सपेक्टेशन को घर छोड़ो, काम करो। ऊपर वाला देने बैठा है, वो कितना दे देवे किसी को क्या मालूम है। सही।
तो इस इंडस्ट्रीज में एक अंडररेटेड स्ट्रगल्स भी होती है जो शायद बाहर नहीं दिखती लोगों को। तो ऐसे कुछ स्ट्रगल्स के बारे में आप बता सकते हो जो हमें नज़रअंदाज हो जाती है, जो बाहर दुनिया में नहीं दिखती है गारमेंट्स इंडस्ट्री में? बिजनेस का मतलब है BUSINESS, बिजीनेस। जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे, काम पे फोकस्ड रखोगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। तो चाहे ये इंडस्ट्री हो या दूसरी इंडस्ट्री हो, सनातन सत्य तो यही है कि आपने मेहनत कम करी है तो आपको फल कम मिलेगा, और अगर आपने मेहनत करी है तो आपको फल मिलेगा 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 और मिलेगा ही। ठीक है, तो ये जैसे मैं एक जानना चाहता हूँ कि नए एंटरप्रेन्योर जो हैं, जैसे भाई आपका तो फैमिली बिजनेस था कि भाई आपके ग्रैंडफादर्स फादर्स यही काम करते थे, पर जो नए एंटरप्रेन्योर जो इनका बैकग्राउंड गारमेंट सेक्टर नहीं है, तो क्या उनके लिए ये ट्रैप बन चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले तो अपने आप को जानना है कि अंदर से मैं क्या हूं। आप अंदर से एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप अंदर से एक मार्केटर हैं। क्या आपको कपड़े को देख के यूं लगता है कि इसे छू लूं, ओढ़ लूं, पहन लूं, गा लूं, ईट, मतलब आपको हर चीज में कपड़ा दिखता हो, तो फिर आपके लिए कपड़ा इंडस्ट्री है, बहुत जगह है। आप यही देखिए कि आज सूरत है, तो इतने लोग आ रहे हैं सूरत नए नए नए, और सबको रोजी रोटी मिल रही है। किसी को मजदूर की मिल रही है, किसी को मजबूर की मिल रही है, तो किसी को कामयाबी की मिल रही है, तो मिल तो रही है ना। पर जो आ रहे, जैसे आपने बताया कि सूरत इंडस्ट्रीज जो गारमेंट्स में है उसमें काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, पर उतने ही जा भी रहे, तो उसका क्या एक कारण? मेरा मानना कम है जो जा रहे हैं। जितने आते हैं उससे 10% लोग हार के चले जाते हैं, पर वो तो उनका बेसिक नेचर है, वो तो किसी और इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे भी हार मान लेंगे। ठीक, तो गारमेंट इंडस्ट्रीज में काफ़ी बार ह्यूज लॉसेस भी होता है और वो छुपाया भी जाता है काफ़ी बार फैमिली से भी, क्या ये सच है? देखो, आटे में नमक जितना सच है आटे में नमक जितना सच है। आफ्टर ऑल मुकद्दर लिखने वाला ऊपर वाला है, तो कभी फैमिली से छुपाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का ही होता है। तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, ये बात फैमिली वाले ही बोलेंगे, तो उनसे छुपाना तो नहीं चाहिए। बट स्टिल अगर आधा 1% लोग ये करते भी हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि वो सही है। ठीक है, और गारमेंट सेक्टर में मैंने देखा है कि अंडर बिलिंग और कैश कल्चर पहले भी चलता था और आज भी शायद GST आने के बाद भी चल रहा है, तो क्या ये सच है क्या? देखिए, 100% सच तो है इसमें, पर आप अंडर बिलिंग कर रहे हो, आप क्या बोलते हैं, बिल से कर रहे हो, GST भर के कर रहे हो, तो आपका जो फोकस है ना, वो अकाउंट्स पे ना जाके सेल्स एंड परचेज पे होएगा, सेल्स परचेज मार्केटिंग पे। पैसा अकाउंटिंग, पैसे बचाने में ज़्यादा कमाई है या पैसा कमाने में ज़्यादा कमाई है? तो जब हकीकत कमाने में है तो वहाँ फोकस करना चाहिए ना। Why are you focusing on something which is not giving you revenue? The more the revenue, the more the profit. So what? हमारे गुरुजी हैं जो ये बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बना दे। इसका मतलब क्या? कि आई हैव अर्न्ड द मैक्सिमम ऑफ मनी इन द इंडस्ट्री। अगर मैंने सबसे ज्यादा कमाया है तो ही तो मैंने सबसे ज्यादा टैक्स भरा है। आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ अक्षय खन्ना, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अक्षय कुमार, वो हाईएस्ट टैक्स भरता है, तो कमाता है तो भरता है, कौन सा जेब में से भर देता है? पर हमें तो ये लगता है ना कि जो टैक्स हम दे रहे हैं वो हमारी कमाई है, वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो गलत सोच रहा है। वो देखिए, अगर कोई आदमी तुम्हारे को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, रोड दे रहा है, रास्ते दे रहा है, आज गडकरी जी को देखिए इतना सारा वो जो बना के दे रहे हैं, तो पैसा जाता किसकी जेब में से? अगर अपनी जेब में से जाता है तो खुश होना चाहिए, चल यार मैं भी देश के काम लगा। यानी हर एंटरप्रेन्योर को ये सोचना चाहिए कि हम जो कमा रहे हैं उसमें से आधा हिस्सा गवर्नमेंट का भी, और उसी से हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल बनेगा। अरे ऐसा एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए कि भगवान तुम 10% लेते हो ना, मुझे मेरा 90% उसमें ले जा। लेकिन अगर किसी आदमी का 90% टैक्स में जाता है तो 10% में उसकी कमाई कितनी होएगी, ये तो सोचो, कल्पना तो करो।
तो सर मैंने काफ़ी जगह है ना ब्रांडिंग या मार्केटिंग आप लगा सकते हो कि हर जगह होर्डिंग्स लगी होती है 999 499। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है या फिर इसके पीछे और कोई राज है? नहीं, ये है तो साइकोलॉजिकल गेम ही, ये एक गिमिक है जो बड़ी कंपनीज यूज करती हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये ट्रेंड शुरू किया हुआ है बाटा कंपनी का, लेकिन आज ये फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है। तो अगर और ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटे प्लेयर्स का खाना या निवाला खींच भी रहे हैं, लेकिन अगर छोटे लोग ये बात समझ जावें कि इनको नकली मार लो, कॉपी देयर वर्किंग पैटर्न, कॉपी देयर मार्केटिंग पैटर्न, नॉट डिजाइन्स। डिजाइन्स तो अथाह हैं, लेकिन उनका मार्केटिंग कॉपी करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। या फिर ये भी बोल सकते हैं कस्टमर को सस्ता लगने का नया तरीका भी हो सकता है। हाँ, 1 रुपए में तो क्या हो जाएगा। साइकोलॉजी के हिसाब से तो काफी साइकोलॉजी, यानी बिजनेस में साइकोलॉजी ट्रिक्स काफी काम करती यस, बिजनेस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, हाउ डू यू रीड पीपल। तो सिर्फ गारमेंट बिजनेस में होलसेल और रिटेल प्राइसिंग का लॉजिक अलग क्यों रहता है? एक्सपेंसेस का फर्क है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो उसके ऊपर लोड करने होंगे। उसी तरह से होलसेलिंग वालों को भी अपने ओवरहेड्स जो है उसके ऊपर लोड करने होंगे, और रिटेल वालों को थोड़ा थोड़ा बेचना है तो उनको अपने एक्सपेंसेस लोड करने के। तो इट डिपेंड्स हाउ मच एट व्हाट स्टेज यू आर, तो आपको एक्सपेंसेस क्या लोडिंग पता चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग वालों के 5% एक्सपेंसेस होते हैं, तो लोग 5% एक्सपेंसेस प्लस 5% प्रॉफिट, क्योंकि उनका वॉल्यूम बड़ा होता है तो उनको चलता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमें कुछ प्रोडक्ट खरीदनी है, जैसे गारमेंट्स में ड्रेसेस या शादी का सीजन अभी आ रहा है, तो अगर हमें क्यों ना हम कोई होलसेलर से खरीद लें तो हमें सस्ता पड़ जाए। रिटेलर के पास तो यार काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो काफ़ी बार मैंने ये भी देखा है कि अगर हम जाते हैं होलसेलर के पास तो वो एंटरटेन नहीं करते कि भाई आपको कितना प्रोडक्ट लेने हैं। तो अगर हम बोलते हैं 1 2 या 4 5 ही लेने हैं तो हमें एंटरटेन ही नहीं करते, भाई हम नहीं सेल कर रहे। हालांकि वो सेल वही कर रहे होते हैं जो मार्केट में बिक रहा है, और होलसेलर कभी भी जो बोलते हैं ना 1 2 पीसेस सेल नहीं करता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? कीमत समय की है। अगर एक होलसेलर 1 पीस बेचने में इतना समय लगाएगा तो उसकी जो समय की कॉस्ट है वो कहाँ से निकालेगा। रिटेलर प्रॉफिट लेता है पर उसके पीछे वो अपना समय लगाता है। टाइम इज मोर देन मनी। जितना आप समय के ऊपर उस समय आप जो कॉस्ट लगती है वो सब लोग अपना समय बेचने आते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। हम और आप 10 घंटे बेचने आए हैं तो 10 घंटे ही रहने वाले हैं। तो ये बोल सकते हैं कस्टमर को ये समझना चाहिए कि भाई वैल्यू जो है वो टाइम की है। यस। तो वो अगर आपको रिटेलर के पास जा रहे हो तो आपको 1 घंटा दे रहा है, जैसे साड़ियाँ अगर हाँ बिल्कुल 1 घंटे में इतनी साड़ियाँ दिखा देगा बिखेर बिखेर के, बिल्कुल एक घंटे में इतनी साड़ियाँ दिखा देगा तो वो समेटेगा। खाली बिखेरनी नहीं है, आपके जाने के बाद उसको समेटना भी है। कहाँ से निकलेगा इतना सारा टाइम। सही। मैं काफ़ी बार अपने वाइफ को लेके आता हूँ तो जाएगी और बोलेगी पहले ही पसंद आ जाती है, फिर भी नहीं और दिखाओ। मैं ऐसा हो जाता हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, यार तो पसंद आ गई ले क्यों नहीं, उसका क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। और काफ़ी बार मैंने जो सेलर होता है उससे पूछता हूँ तो यार तुम ऐसी लेडीज़ों को हैंडल कैसे करते हो, पेशेंस लेवल लाते कहाँ से हो। तो पता है इसने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद भी आपको दिखाना है। तो बोले मेरे को भी यही बोले सर कॉस्ट इंक्लूडेड। हाँ ये रियलिटी बिल्कुल 100% रियलिटी है। मार्जिन एक ऐसी चीज है जो आप कितना समय दे रहे हो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है सर। तो और एक और सवाल था कि जैसे कि अभी आजकल देख रहे हैं कि नया टेक्नोलॉजी से आप बात करके एडॉप्ट करना चाहिए, पर नए टेक्नोलॉजी में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका ये सब भी प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट में जो गारमेंट इंडस्ट्रीज को लगभग कह सकते हैं खा गए। तो क्या आप मानते हो कि ये गारमेंट इंडस्ट्री को खा गए हैं या फिर कुछ और कोई तरह नज़रिया है? ऐसा है कि जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या ये जो भी हैं बड़े प्लेयर, ये कभी भी इंडियन मार्केट को नहीं खा पाएंगे, और खास करके कपड़ा मार्केट को, क्योंकि यहाँ इतनी सारे प्रांत हैं और इतने प्रांतों के इतने सारे अलग अलग कपड़े हैं, किस किस का प्रांत का कपड़ा लाओगे। और मान लो तुम सब कुछ ले भी आए तो भी यहाँ लेडीज की जो मेंटालिटी है वो ट्रायल करके लेने की है। उल्टा आई डोंट थिंक कि ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब लोग जो हैं
वो लोग जो इनका रिटर्न रेशियो है उसकी वजह से इतना ज़्यादा कमा भी पाते होंगे टेक्सटाइल में। ये रिटर्न पॉलिसी के मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है कि जब मेरे भाई की एंगेजमेंट थी तो जो हम फोटोशूट्स के लिए कपड़े खरीदते हैं तो वहाँ पे हमें एक लेडीज़ मिली थी। उसने क्या किया था, नायका ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म से उन्होंने कपड़े खरीदे थे और जिन पे लिखा था 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। तो उनका ये थॉट प्रोसेस था कि हम ये यूज़ कर लेते हैं, पहन लेते हैं, फ़ोटोशूट हमारा करवा के हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ में जो ये ट्रेंड चल रहा है वो इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद भी कर रहा है? नहीं, हिंदुस्तान ऐसा ही रहने वाला है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ब्रांड लॉयलिटी नहीं होती है, सेल्फ लॉयलिटी होती है, ब्रांड लॉयलिटी नहीं होती है कि इसी ब्रांड का लेना। बहुत जिसको आप बोल रहे हो वो वर्ग जो है 5 से 10% का ही है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट मासेस तो मासेस तो पहन के रिटर्न भेजेगी ही। हाँ, तो यानी इस हिसाब से हमारा जो ट्रेडिशनल जो हमारा ऑफलाइन बिजनेस है वो चलता ही रहेगा। तो सर आज की यूथ के लिए कपड़ा इंडस्ट्रीज में प्रोग्रेस मंत्र क्या हो सकता है? इस इंडस्ट्री को देखने का नजरिया होना चाहिए। टेक्सटाइल को टेक्सटाइल के रूप में ना देख के इसको टेक्टाइल के रूप में देखना चाहिए। टेक्टाइल मतलब टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आप टेक्टाइल बनोगे, और जितना आप टेक्टाइल बनोगे उतना आप सक्सेस होगे। वो प्रोग्रेस मंत्र है। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। मार्केटिंग के अंदर एआई आ चुका है, तो एआई है उसको यूज़ करना चाहिए। डिज़ाइनिंग के अंदर तो फोटोशॉप्स वगैरह और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब तो उसके अंदर भी एआई आ गया है। यूज दैट, आपका समय बचेगा, आपका काम अच्छा, फास्टर और बेटर होगा, आप स्टैंड आउट करेंगे। इस इंडस्ट्रीज में जिसको भी आना है और आगे बढ़ना है तो उसके लिए मंत्र यही हो सकता है कि भाई टेक्सटाइल में टेक्टाइल को लेके आओ। यस, और इतनी सारी स्टडीज अवेलेबल है। जब पहले हमारे समय में तो यूट्यूब भी अवेलेबल नहीं था, आज तो यूट्यूब, गूगल, ये लोग कितना टेक्सटाइल सिखाते हैं। यानी इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं लग रही, बस आपको लग रहा है और आपका डेडिकेशन होना चाहिए। हाँ, आपकी बिजीनेस ही आपको बिजनेस लाके देगी। यू शुड कीप योरसेल्फ बिजी। बिजी इन द सेंस अच्छे वे में, हाँ, अच्छे तरीके से। हाँ, तो सर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, गारमेंट बिजनेस में सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है? प्राइस, क्वालिटी या मार्जिन पे? देखिए, कपड़ा एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं परख पाया, तो जहां आपको दाव लगता है वहां आप झूठ बोल जाते हो, पर जहां पकड़े जाने का डर हो वहां सच बोलते हो। क्वालिटी में झूठ आदमी उसके सामने बोलता है जिसके सामने मालूम है कि मैं फंसूंगा नहीं। जहां लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा वहां आदमी सच बोलता है। तो वहां पर भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो लागू पड़ता है कि भाई, पर झूठ बोलना नहीं चाहिए, सच बोल के काम निकल जाता है। और अगर आपकी झूठ बोलने की इच्छा है तो झूठ क्यों बोलना है, चुप रह जाना है भाई, तू देख ले, अब हमको क्या पता है। यानी बोला जाए तो गारमेंट इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा झूठ क्वालिटी पे होगा, क्योंकि लोगों को क्वालिटी पता नहीं चलता। हाँ, पर वो बोलने से बनिस्बत उसको दे देना चाहिए कि यू कैन ट्राई इट आउट, यू कैन टेक योर टेस्टिमोनियल्स, आप कुछ जो करना है आप करो, मेरी तरफ से ये ले जाओ, पर झूठ बोल के नहीं करना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो गया आज के टाइम में? जितना और बिजनेसेस में प्रॉफिट कमाना है उतना ही इसमें है। इनफैक्ट इसके अंदर अगर आदमी डूब जाए तो नीचे से हीरे निकाल कर ही बाहर लाएगा, क्योंकि ये अथाह समंदर है। हिंदुस्तान की जीडीपी का मैं फिर बोलूंगा 33% है, तो जो हिंदुस्तान की जीडीपी का 33% होगा उसमें हीरे निकालना कहाँ मुश्किल काम है। और तुम 140 करोड़ में से तुमको कितने लोग चाहिए काम करने के लिए? तो वैसे इस इंडस्ट्रीज में क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट? देखिए, दोनों। ये एक चैरियट के दो पार्ट हैं, एक घोड़ा है तो एक गाड़ी है।
जैसे घोड़ा गाड़ी को खींचता है, वैसे ही गाड़ी के ऊपर रथ ही सवार हो सकता है। तो दोनों ही है, अपनी जगह दोनों को ही है। आपको क्या क्वेश्चन है? हाँ, अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं और सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी क्वालिटी ब्रांडिंग जो है वो बिजनेस को खा जाएगी या असरदार नहीं रहेगी। वो बोलते हैं ना हरभजन सिंह जी को, ये सरदार बड़ा असरदार है, तो उसी तरह से वो सरदार असरदार नहीं रह जाएगा। अच्छा, यानी बिजनेस में क्वालिटी मेंटेन हमें करना है, बिल्कुल, ब्रांडिंग भी हमें करते रहना है। बिल्कुल, इट इज अ बैलेंस ऑफ वो, तभी सरदार असरदार रहेगा। तो वैसे अगर आज के यूथ को अगर ये बिजनेस में आना है तो एक गारमेंट इंडस्ट्रीज में आने के लिए मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए? देखिए, गारमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ट्रस्ट पे चलती है। कपड़े वाला सबसे भोला आदमी होता है जो जल्दी से भरोसा कर लेता है। तो आपके अंदर अगर लगन है, हुनर है, क्रिएटिविटी है, पैशन है, तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है। मैं खुद उन लोगों में से हूँ जिसने अपना धंधा बिना पैसों के शुरू किया हुआ है। ओके, तो एक ऐसी गलती जो इस इंडस्ट्रीज में हर बिजनेसमैन करता है, वो कौन सी होती है? अपनी गलतियों से ना सीखना, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो तो आपको दूसरों की गलतियां, मतलब आपको अपनी गलती लगेगी ही नहीं। आज जो गलती करी वो कल नहीं करूंगा, बस इतना नियम होना चाहिए। तो यानी ये सबसे बड़ी सीख हो सकती है आज के नए बिजनेसमैन के लिए कि अगर आप अपनी गलती कर भी रहे तो उसको एक्सेप्ट करो, तो उस गलती को दोहराओ मत, तो उससे सीखो। उससे सीख के आप बिजनेस में टिकने का अगर है, टिके रहना है, तो ये चीज आपको मंत्र अपनाना पड़ेगा। हाँ, और यूट्यूब, गूगल, फिर बोलूंगा एक बार, ये लोग सब कुछ सिखा देते हैं। आज की गलती गूगल वाले को पूछो, ओ गूगल बाबा मेरे से क्या गलती हुई, ये गलती को कैसे सुधारूं, तो वो आपको बताएगा। खाली यूट्यूब और गूगल नहीं है, कपड़े वाले खुद भी सिखा देते हैं। पर आपके अंदर वो हिचक नहीं होनी चाहिए और आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए, तो आपकी हर गलती को कपड़े वाला सिखा देगा। हाँ, यानी ये भी कह सकते हैं कि एक बच्चा भी आपको सिखा सकता है, पर आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि आपको उससे सीखना है कि नहीं। वो ईगो नहीं आना चाहिए कि नहीं, बच्चा मुझे कैसे सिखा रहा है। नहीं, ईगो को गो करना पड़ेगा। सही, ये अच्छा सीखा मैंने आज। सर, अगर आज आपको जीरो से स्टार्ट करना हो ये बिजनेस या इंडस्ट्रीज में, तो आप क्या करोगे? बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा है आपने सर। 50 साल की उम्र में मुझे दोबारा शुरू करवाने वाली बात कर रहे हैं आप। बट हाँ, अगर मेरे विचारों से पूछा जाए तो आज के युग में मैं डिजिटाइजेशन से शुरू करना चाहूँगा। डिजिटाइजेशन इज देयर एवरीवेयर। वो आपको डिजाइनिंग में, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, सेल्स में, सेल्स मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, हर जगह काम आती है। तो आई वुड लाइक टू लर्न द आर्ट ऑफ डिजिटाइजेशन एंड देन वर्क ऑन इट। वो मेरे विचार है कि मैं वैसा करूं कुछ कि मेरे साथ औरों को भी लाभ हो। सर, एक अहम सवाल है जो हम अभी इतनी बातें कर रहे थे, उसमें एक सवाल और आ रहा है कि जो पहले ट्रेडिशनल बिजनेस हम करते थे उसमें वर्क प्रेशर भी बहुत रहता था, हम मेंटली तैयार भी रहते थे हर चीज़ को लेके। पर आज का जो यूथ है वो उसमें पेशेंस लेवल शायद पहले जैसा नहीं रहा है, वो वर्क प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और प्रॉफिट्स उन्हें शॉर्टकट्स में चाहिए, या हम ये मान सकते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब और कोई जरिया नहीं बचा। पहले इतनी महंगाई नहीं हुआ करती थी, पर अब के टाइम महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हमें जल्दी होती है पैसा कमाने की, और उसके साथ साथ जो वर्क प्रेशर है वो हमें मार रहा होता है। तो जो साथ में डिप्रेशन भी चल रहा है हमारा, फैमिली का प्रेशर भी है कि कमा के लेके आओ, और इस इंडस्ट्रीज में रहकर हम उस यूथ को क्या सलाह देंगे कि ये प्रेशर आप कैसे हैंडल करें? देखिए, जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो आप ले रहे हो। जो चीज आप ले रहे हो उसको छोड़ना किसके हाथ में है? वो भी तो खुद ही के हाथ में है। आप प्रेशर ले और आप प्रेशर छोड़ दो, दोनों के अंदर आप देखिए कि आपकी वर्किंग पैटर्न और वर्किंग स्टाइल और आपकी कामयाबी का रेशियो कितना बढ़ जाएगा। प्रेशर आपको कोई देता नहीं है, प्रेशर आप लेते हो। तो जो चीज आपने खुद ली है वो छोड़ेगा कौन?
ये भी है ना, वो जो है खुद ही को कर बुलंद इतना, मैं कविता भूल गया, पर खुद ही को करना होगा बुलंद। मैं तो इस चीज पे ये कहता हूँ कि भाई खुद से खुद की लड़ाई, जीतना भी तुम्हें और हारना भी तुम्हें, खुद को ही हरा के खुद को ही जिताना है। हाँ, एक आदमी हुआ करता था यूक्रेनियन पोल वॉल्टर, जिसका नाम था सर्गेई बुबका। उसने खुद ही का रिकॉर्ड 33 बार तोड़ा है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी आप खुद का प्रेशर ही बनाओ, दुनिया का प्रेशर अपने सर। अरे खुद के रिकॉर्ड तोड़ डालो, प्रेशर तो बहुत दूर की बात है। मैं तो रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ और रिकॉर्ड ही तोड़ूंगा। जज्बा और जुनून जो है ना, वो पीक पे होना चाहिए। हाँ, यानी प्रेशर, दुनिया का मतलब खुद का प्रेशर बना के खुद के रिकॉर्ड बनाओ, ये कह सकते हैं। प्रेशर शब्द को ही अपने दिमाग से मिटा डालो, वहां लिख दो कि मेरे में जज्बा है और मेरे अंदर जुनून है, पेशेंस है। इतना लिख के और यही लिख दो कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा तोड़ूंगा, बनाऊंगा तोड़ूंगा, बनाऊंगा तोड़ूंगा, यही करूंगा, पर करूंगा यही। सर, आपके हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आने वाले यानी 2026 में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? सर, मैं एक बार फिर बोलूंगा कि मैं इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना बोल के हमेशा से टेक्टाइल इंडस्ट्री बोलता हूँ। तो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि उसका यूज कर करके आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। यानी जो इसका टेक्नोलॉजी का यूज करेगा उसके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी यस इंडस्ट्रीज में। यस, ठीक है। तो एक लास्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है कि गारमेंट इंडस्ट्रीज में मेन ओनर कमाता है या बीच का आदमी कमाता है? वो देने वाला रब है, वो सबको देता है। किसको भूखा रखता है? किसको भूखा रखता है? ठीक है, तुम्हारी मेहनत के एवज में तुमको फल मिलता है तो थोड़ी मेहनत बढ़ा लो। बी टेक्टाइल। यानी आदमी कौन कमा रहा है? फिर मेरा सवाल वही है, बीच का आदमी या मेन ओनर? सब कमाते हैं और सबको मालूम है कौन कितना कमा रहा है। फिर भी कपड़ा वाला एक ऐसा आदमी होता है जो मिडल मैन को भी, मैं स्पेशली कपड़े वाले के लिए बोल रहा हूँ, और भी होंगे, पर कपड़े वाले को भी, कपड़े वाला किसी के पैसों पे नियत नहीं रखता है, वो खुद ही के कमाई पे नियत रखता है। और उसमें से जो हिस्सा किसी को जाना है, जैसे मैं एक एजेंट हूँ तो मुझे 1%, 2%, आधा %, 3% जो भी मिलता है, तो मुझे लोग खुशी खुशी पैसा देते हैं, क्योंकि मैं सारा करने के बाद फिर उनसे पैसा मांगता हूँ। तो अगर वो देते ही ना होते तो मेरा घर कैसे चलता है? बढ़िया। और लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर आपका बेटा आज आपको बोले कि मैं इस इंडस्ट्रीज में नहीं आना चाहता, तो आप उसे फोर्स करोगे या खुश रहोगे? किसी में भी जा, पर टेक्टाइल जरूर होना चाहिए। जहां टेक्नोलॉजी का टाका लगा हुआ है बेटा, वहां पर तू हर जगह कामयाब होगा। यानी आप स्पेसिफिक रूप से धकेलोगे नहीं कि भी इसी इंडस्ट्रीज में जा, जो भी इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जो भी आगे सक्सेस कर सकता है उसमें जा सकता है। यानी एक होता है ना कि भाई मेरे ग्रैंडफादर ने ये बिजनेस किया। देखिए, ऐसा है, एक शब्द है जबरदस्ती। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो वो आपको पस्ती ही लाके देगी। जबरदस्ती से पस्ती मिलती है, हस्ती नहीं बनता है आदमी। अगर हस्ती बनना है तो जबरदस्ती छोड़ना होगा। नहीं, एक होता है ना कि भाई आज हमारे ग्रैंडफादर ने ये बिजनेस था, फादर ने ये बिजनेस किया, आपने भी ये बिजनेस किया, तो आप भी कहीं ना कहीं ये चाहोगे कि भाई मेरे भी जो बेटे हैं वो भी ये बिजनेस को अडॉप्ट करें, कि भाई इसको लेगेसी को आगे बढ़ाए। तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे तो खून में आया है, मेरे बेटे के भी खून में आया है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि भाई हमको नहीं पसंद है। हमको तो जन्म से ये कपड़ा पसंद है। जैसे हम जिसे ये कहेंगे कि नस को काटोगे तो खून नहीं निकलेगा, रेशे निकलेंगे। और इतना डीप लेवल होगा तब भी आप इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर पाओगे, शायद मेरा ये। हाँ, जो काम करते हो उससे मोहब्बत होनी चाहिए। और हम चूंकि कपड़े का काम करते हैं तो हमें कपड़े से बेइंतहा मोहब्बत है। तो पहली मोहब्बत की दूसरी? नहीं, पहली मोहब्बत ही है। आप एक टीम के कैप्टन होके चलते हो तो आपके अंदर अगर मोहब्बत 100% की है
तो बाकियों के अंदर क्या मोहब्बत 80% की आएगी। तो अपनी जो मोहब्बत है कपड़े से वो 200% की होनी चाहिए। ठीक है, मोहब्बत करते जाओ, कमाते जाओ। कमाई को क्यों देखने की जरूरत है? माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से, मैं फिर वही चीज बोलूंगा कि मनी इज द रिवॉर्ड फॉर द वर्क यू डू, इट शुड नेवर बी द कॉज ऑफ द वर्क यू डू। इफ इट बिकम्स द कॉज ऑफ द वर्क यू डू, मनी विल नॉट फ्लो इन, पैसा नहीं आएगा। सर एक सवाल ये था कि आप फैशन को किस नज़रिए से देखते हो? सर फैशन एक ऐसी चीज है जो कभी आउट नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान में या बाहर कहीं पर भी, वर्ल्ड ओवर, लेडीज के अंदर बोल रहा हूं, एक चाह है अच्छा दिखने की। जब तक उनके अंदर ये चाह जीवित है तब तक फैशन जीवित रहेगा और तब तक बिजनेस चलता रहेगा। भगवान से दुआ यही है कि ये लोगों की चाह खत्म ना हो। वो चाह खत्म हो ही नहीं सकती। वो इनबिल्ट गुण है जो भगवान ने सबको दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम, पर वो है ही। और एक सवाल ये था कि अगर बगल बगल में काफ़ी और दिखते हैं गारमेंट्स की सारी दुकानें बगल बगल में होती है, तो उस वे में किस तरीके देखा जाए कि बिजनेस किसका ज़्यादा हुआ किसका कम हुआ? देखिए, एक होती है क्रिएटिविटी, एक होती है प्रोडक्ट। ये दोनों चीज सबसे पहले आती हैं। क्रिएटिविटी, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। आज के दिन वो समय बदल चुके हैं जब आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर नहीं भी दम है तो भी मेरे काउंटर की मेरा काउंटर है तो मेरा माल बिकेगा। तो मेरा ये मानना है कि ताल्लुकात बिकते हैं। अगर मेरा आपसे ताल्लुकात है तो मैं आपका मिट्टी भी सोने के भाव में बेच दूंगा, और अगर मेरा आपसे ताल्लुकात नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं है, तो चाहे आपके पास सोना ही क्यों ना हो, मुझे नहीं चाहिए, रख तेरे पास। मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल बिजनेस में आपके रिलेशन है तो यू आर द किंग। एंड अगर आपके रिलेशन नहीं है, यू थिंक आई एम द ओनली पर्सन जिसके पास ये माल है, तो वो ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। वो कुर्सी नीचे से कब सरक जाएगी वो पता नहीं चलेगा। यानी अभी के जो यूथ है उनको यही बोल सकते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन बिल्ड करें। यस, रिलेशन रूल्स। यानी आज आपसे काफ़ी रूल्स सीखने को मिले। ये बहुत अच्छा लगा। जो नए बिजनेस, नए एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए काम आएंगे, क्योंकि जो नए युग है, नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक फिक्स फार्मूला का एक चाह होती है कि हमें ये रूल पता चल जाए तो हम ये कर दें, हम वो कर दें। तो आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू सो मच जो आप इस पॉडकास्ट। ईगो को गो करो और रिलेशन को रूल करो। रिलेशन के नियम को अपने अंदर डालो कि मुझे हर आदमी से ताल्लुकात बनाने हैं। पैसा को इतना इम्पोर्टेंस जो देने वाले लोग कामयाब नहीं होते हैं। पीछे से लोग उनके बोल जाते हैं, ठीक है पैसे वाला है तो अपने क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। पॉडकास्ट में आए और आपने अपना इतना ज्ञान आपने हमें अर्पित किया, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और वो काफ़ी कुछ सीख पाएंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। यही चाहे हमारे, और ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक यू। आज का एपिसोड कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं था, ये रियलिटी थी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो ये याद रखो, बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं लेता, ये टाइम, हेल्थ और इमोशन भी लेता है। पर अगर आप रेडी हो सेक्रीफाइस के लिए, तो यही बिजनेस आपको पहचान भी देता है। डिसीजन आपका है, इल्यूजन या रियलिटी।